हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 3 पढ़ेंगे अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। सेक्शन 3 में इंटरप्रिटेशन क्लॉज दिया हुआ है अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। यूजुअली क्या होता है, सेक्शन 2 में सारे डेफिनेशंस डिफाइन किए जाते हैं, लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 3 में सारे डेफिनेशंस हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है कोर्ट की डेफिनेशन, विच इंक्लूड्स ऑल जजेस और मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। इसमें क्या होता है कि सारे जजेस और मजिस्ट्रेट इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूड होते हैं कोर्ट में, और सारे पर्सन्स इंक्लूड होते हैं। लेकिन कौन इंक्लूड नहीं होता है, जो याद रखने वाली बात है कि कौन इंक्लूड नहीं होता है, तो आर्बिट्रेटर्स जो होते हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाते हैं कोर्ट में। अब जो दूसरी डेफिनेशन है वो है फैक्ट की। तो फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी थिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। फैक्ट हम किसे कहते हैं? कोई इंसान जब अपनी 5 सेंसेस से, 5 सेंसेस हमारी होती हैं, कोई इंसान जब अपनी 5 सेंसेस से, यानी कि आपने आँखों से कोई इंसिडेंट देखा या कानों से कोई चीज़ सुनी उस इंसिडेंट के बारे में, तो अगर आप एज अ विटनेस जाकर के कोर्ट में गवाही देते हैं तो वो हो जाएगा, फैक्ट हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड जो है वो एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच पर्सन इज़ कॉन्शियस। कोई ऐसी मेंटल कंडीशन जिसमें पर्सन कॉन्शियस हो तो वो भी फैक्ट हो जाता है। जो तीसरी डेफिनेशन है वो है रेलिवेंट की डेफिनेशन। वन फैक्ट इज सेट टू बी रेलिवेंट टू द अदर व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद अनदर। एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से रेलिवेंट तब कहा जाता है जब वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो। कैसे, किस वे में कनेक्टेड हो, कौन सी वेज बताई गई हैं? वेज रेफर्ड टू इन द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट रिलेटिंग टू द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट में जो प्रोविजंस हैं, अगर उस हिसाब से, अगर उस वे में दोनों फैक्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो हम उन फैक्ट्स को कहेंगे कि वो फैक्ट्स रेलिवेंट हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं डॉक्यूमेंट की। मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स और बाय more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter। देखिए सीधी सी बात, डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि जब रिटन कोई चीज़ कोर्ट में पेश करी जाती है तो वो डॉक्यूमेंट होती है। अब वो मीन्स ऑफ लेटर्स हो सकते हैं, फिगर्स हो सकते हैं, मार्क्स हो सकते हैं। ये एक चीज़ हो सकती है, इन तीनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है, या इससे ज़्यादा भी चीज़ें हो सकती हैं जो कि कोर्ट में एज एविडेंस के तौर पे पेश की जा सकती हैं। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके इलस्ट्रेशंस हैं, जो कि कह सकते हैं कि अ राइटिंग इज़ अ डॉक्यूमेंट, वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्ड आर डॉक्यूमेंट्स, अ मैप और प्लान इज़ अ डॉक्यूमेंट, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट इज़ अ डॉक्यूमेंट और अ कैरिकेचर इज़ अ डॉक्यूमेंट। तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट में गिनी जाएंगी एज एन एविडेंस। अब बात करते हैं कि एविडेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स ऑल स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर बाय द विटनेसेस इन रिलेशन टू द फैक्ट अंडर इंक्वायरी। वो सारे स्टेटमेंट जो कि कोर्ट परमिट करता है या फिर कोर्ट को रिक्वायर होती है कि विटनेस उनके सामने कहे, किसके रिलेशन में, फैक्ट के रिलेशन में, फैक्ट अंडर इंक्वायरी, उसे हम लोग कहते हैं ओरल एविडेंस। सेकेंड है ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। जो डॉक्यूमेंट्स के इलस्ट्रेशंस मैंने अभी आप लोगों को बताया वो सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। देखिए पहले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स नहीं था, लेकिन अब हाल ही में इसे इंक्लूड किया गया है। प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। प्रूव्ड की डेफिनेशन देखते हैं। फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर्स बिफोर इट द कोर्ट ईदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट और कंसिडर्स इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it exists। इसका क्या मतलब है? प्रूव्ड का मतलब ये होता है जब कोई फैक्ट कोर्ट के सामने पेश किया जाता है तो कोर्ट उसको मान लेती है कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है, यानी कि वो फैक्ट ट्रू है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि वो फैक्ट प्रूव्ड हो गया। तो सिंपल सा मतलब ये समझिए कि जैसा कि लिखा है, द कोर्ट ईदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट, believes it to exist, when the court believes any fact to be in existent, तो हम कहेंगे कि वो फैक्ट प्रूव हो गया है। अब बात करते हैं डिसप्रूव्ड की डेफिनेशन की। तो प्रूव्ड में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब कोर्ट मान लेती है कि कोई फैक्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो डिसप्रूव्ड उसका उल्टा होगा कि जब कोर्ट ये मान लेती है कि ये जो फैक्ट पेश किया गया है ये नॉन एग्जिस्टेंट है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो वही यहाँ पर लिखा है, फैक्ट इज सेड टू बी डिसप्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर्स बिफोर इट द कोर्ट ईदर बिलीव्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट
कोर्ट या तो बिलीव कर लेती है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता और कंसिडर्स इट टू बी नॉन एग्जिस्टेंट सो probable that a prudent man ought under the circumstances of the particular case to act अपॉन द सपोजिशन दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, जब कोर्ट मान ले कि कोई फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो उस फैक्ट को हम लोग कहेंगे कि वो फैक्ट डिसप्रूव्ड हो गया है। अब बात आती है नॉट प्रूव्ड की। तो नॉट प्रूव्ड की डेफिनेशन क्या है? अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड व्हेन इट इज नीदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड। कोई फैक्ट ना ही प्रूव हुआ हो ना ही डिसप्रूव हुआ हो तो हम उसे कहेंगे नॉट प्रूव्ड। तो या गाइस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग सेक्शन 4 के बारे में बात करेंगे विच इज़ अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।